ये पतंजलि योगपीठ का पुस्तकालय है। इसमें करीब 27,000 पुस्तकें यहाँ पर हैं। मेरे पीछे आप आयुर्वेद खंड देख रहे हैं। यहाँ ये पूरा दर्शन शास्त्र खंड है, योग से लेकर के और सभी प्रकार के जो भारतीय वैदिक दर्शन हैं उनकी सारी पुस्तकें यहाँ पर हैं। यहाँ धर्मशास्त्र खंड है, तो यहाँ धर्मशास्त्र से संबंधित सारी पुस्तकें हैं। यहाँ मॉडर्न मेडिसिन से रिलेटेड सारी पुस्तकें हैं। संस्कृत भाषा एवं साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं। सामाजिक, धार्मिक, व्यक्तित्व एवं साहित्य खंड है। फिर यहाँ पर सारे इतिहास की पुस्तकें हैं, विश्वकोश हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज से लेकर के जो भी कहीं देश दुनिया से लोग आते हैं वो यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यह एक पुस्तकालय है। इस तरह के लगभग 4 पुस्तकालय हैं और कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख प्राचीन और अर्वाचीन पुस्तकों का यहाँ पर एक संग्रह है। क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित होते हैं। यद्यपि आजकल नेट से लेकर के दूसरे भी बहुत से साधन आ गए हैं, वो भी हमने यहाँ पर उन साधनों को भी संजोया है, लेकिन पुस्तकालय भी पतंजलि योगपीठ का बहुत ही विस्तृत है और दुर्लभ से दुर्लभ पुस्तकें, चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित हैं, चाहे अपने वैदिक कल्चर से रिलेटेड हैं, चाहे वो आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संबंधित हैं, उन सब पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह यहाँ पर है। बहुत से हस्तलिखित पुस्तकें हैं और उनमें से बहुतों का हमने प्रकाशन भी कराया है। श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद के तो पांडुलिपियों की बात की जाए तो शायद उसका भी एक बहुत बड़ा बृहत संग्रह यहाँ पर श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी के पुरुषार्थ से है। उसके लिए एक दूसरे विभाग में आपको ले चलेंगे जो आयुर्वेद से संबंधित है। पूरा का पूरा सैकड़ों साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ये एक विभाग से आपका परिचय कराया पतंजलि पुस्तकालय से। ये पतंजलि की पैथोलॉजी लैब है। यहाँ पर हर दिन 5 से 10 हज़ार रोगियों के रक्त के जांच की व्यवस्था है। जब मेरा शिविर होता है तब करीब 5-5, 10-10 हज़ार लोग होते हैं और कई बार हम सभी रोगियों की ब्लड रिपोर्ट से लेकर के जिनका आवश्यक होता है उनका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और तमाम तरह की दूसरी रिपोर्टें कराते हैं। यहाँ पर नियमित रूप से जो ओपीडी है, आईपीडी है, उसमें भी हजारों रोगी प्रतिदिन आते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि मॉडर्न साइंस में जो भी तरीके हैं रोगों की जांच के, उनको भी अडॉप्ट किया जाए और जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर नाड़ी से जांच की व्यवस्था है उसको भी बरकरार रखा जाए। तो रक्त जांच से लेकर के, नाड़ी की जांच से लेकर के जितनी भी आधुनिक जांचें हैं उन सब का हम आश्रय लेते हैं और रोगी की यहाँ आने के पहले और यहाँ के उपचार करने के बाद में क्या स्थिति हुई वो खुद रोगी अपनी जांच को देख सकते हैं। और हमने इस तरह के साइंटिफिक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन किए हैं जिसमें हजारों कैंसर के रोगियों को ठीक करने से लेकर के इनफर्टिलिटी, थायराइड की प्रॉब्लम, हार्ट हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, अर्थराइटिस, पैरालिसिस, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, माने सामान्य वात, पित्त, कफ रोगों से लेकर के जटिल रोगों से लेकर के असाध्य रोगों को हमने अच्छा किया है और पूरे साइंटिफिक परीक्षणों के साथ उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में उपलब्ध है। ये पतंजलि का दंत चिकित्सा विभाग है। यहाँ पर दांतों के हर प्रकार के उपचार की व्यवस्था है और मैंने कहा कि यहाँ पर सामान्य रोगों के उपचार से लेकर के, सर्जरी से लेकर के
ओपीडी से लेकर के आईबीटी तक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसमें सब प्रकार के मॉडर्न टेस्ट हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट के तरीके हैं और दांतों के सभी प्रकार के रोग, चाहे वो पारियां है, किसी के दांत कमज़ोर हो गए हैं, रूट कैनाल करना है, दांत के सब प्रकार के परीक्षण से लेकर के उनके पूरे उपचार की व्यवस्था 3 हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं। और ये मशीन भी कितनी है? मशीन 3 है। और सारे असिस्टेंट कितने हैं तुम्हारे? असिस्टेंट 4। बात अच्छा। कहाँ से हो बहन? दिल्ली से आए हैं। ठीक है। आज परिवार करवा रहे हैं क्या? नहीं करवाए हैं स्वामी जी पहले तो, पर अभी बिल्कुल ही खराब हो गया था तो वो फिलिंग करवानी थी पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, करवा लो है ना, आराम से रहो। इस दंत चिकित्सा विभाग में दांतों के सभी प्रकार के उपचार की व्यवस्था है और हमारे कई सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ, कई उनके सहयोगी हैं। और अभी तक कितने रोगियों का इलाज कर चुके होंगे आप लोग यहाँ? 2006 से तो कई सारे हजारों हो गए होंगे। हजारों लाखों लोग यहाँ पर आ चुके हैं इस डिपार्टमेंट में। और पहले 1 मशीन सी थी, फिर 2 और अभी 3 मशीन लेकर के आए हम लोग। अभी योगाग्राम में भी उपचार हमने शुरू किया है। और ये डेंटल डिपार्टमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो प्रक्रिया है उपचार की, यद्यपि हमने मॉडर्न पुट भी उसके अंदर रखा है, और जो दांतों की हीलिंग का जो प्रोसेस है, दांत हमारे खराब ना हो और किस तरह से, जैसे हम अपनी लंबी उम्र की उम्मीद करते हैं, हमारे दांतों की भी लंबी उम्र हो। हम अपने दांतों की, अपने आँखों की, अपने बालों की, अपने स्किन की, अपने पूरी बॉडी की तो लंबी उम्र चाहते हैं। लंबी उम्र का मतलब, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, तो आयुष्मान का मतलब हम मात्र जिंदा ही ना रहें, हमारे अंग प्रत्यंग सब स्वस्थ रहें। उसके लिए आयुर्वेद में पूरी व्यवस्था है। और यहाँ किस किस तरह के उपचार की व्यवस्था है? सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे दांतों की सफाई, स्केलिंग जिसे कहा जाता है, फिलिंग होती है, वो भी कई तरीके से होती है। उसके बाद रूट कैनाल चिकित्सा, दांत की नस का जो इलाज होता है, और दांत को लगाया जाता है फिक्स्ड और रिमूवेबल दोनों तरीके से। तो सामान्यतः जो दांतों के जितने भी प्रकार की उपचार की व्यवस्था हो सकती है, वो सारी की सारी व्यवस्था हमारे बहुत ही अनुभवी वैद्य यहाँ पर पिछले करीब 10 सालों से ये उपचार दे रहे हैं और उसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट हैं। देश नहीं, पूरी दुनिया के हमारे अलग अलग देशों से एनआरआईज यहाँ पर आते हैं, कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं, वो भी आकर के अपना उपचार हमारे इस दंत चिकित्सालय में प्राप्त करते हैं। पतंजलि योगपीठ के साथ साथ पूरे देश भर में हमारे 5000 बड़े और करीब 10,000 छोटे केंद्र हैं। उन सभी जगह का डेटा कलेक्शन होकर के अब यहाँ पतंजलि योगपीठ में आ रहा है और यहाँ शोधात्मक, अनुसंधानात्मक ढंग से उसके ऊपर पूरा कार्य चल रहा है। तो ये पूरा डेटा कलेक्शन का सेंटर है। पूरे देश भर में हर दिन लाखों रोगी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों में आकर के अपना उपचार करवाते हैं और ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर तक के रोगी हमारे चिकित्सालयों में आते हैं और लाखों रोगियों का डेटा कलेक्शन हमारे पास में है। उपचार लेने के पहले और उपचार के बाद में उनकी क्या स्थिति हुई, किस तरह से हमने कैंसर के रोगी की ओर किए, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, लंग फाइब्रोसिस और लिकोडर्मा से लेकर के स्क्लेरोडर्मा, तमाम वो रोग जिनकी पूरी दुनिया में कोई दवा न थी, उन रोगियों को हमने अच्छा किया है। तो अभी ये नया सिस्टम स्टार्ट किया है डेटा कलेक्शन का। रिसर्च की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ इस तरह का हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया है जिससे कि पूरे देश भर में किस रोगी का किस तरह से इलाज चल रहा है और उसको जो भी आवश्यक जो है सुझाव होगा वो यहाँ से भी दिया जा सकेगा। तो ये पूरी दुनिया में पहली बार एक बड़ा प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। एक उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, सिस्टम पूरा डेवलप किया है
उस तरह की एक पूरी व्यवस्था की है जिससे कि हम रोगियों को अधिक से अधिक लाभ दे सकें और जो कार्य हो रहा है उसका हम पूरा साइंटिफिक रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी हम बढ़ा सकें। उसके लिए ये नई पहल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने की है। ये पतंजलि का नेत्र चिकित्सा विभाग है। यहाँ पर आँखों के चश्मे से लेकर के आईसाइट हमारी कैसी है, कमज़ोर है और कि हमारी ठीक है आईसाइट, आँखों के अंदर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा या नज़र की कमज़ोरी, सब प्रकार के आँखों की बीमारियों का जांच के बाद पूरा उपचार किया जाता है। और आयुर्वेद में जितना कारगर उपचार है आँखों के लिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो बोल दिया जाता है एक बार नज़र कमज़ोर हो गई, चश्मा आ गया तो चश्मा नहीं हटेगा। हमने बच्चों से लेकर के, आप मेरे शिविरों में देखते हैं 80-80 साल के लोगों के आँखों का चश्मा हटाया है। तो आँखों की नज़र योग से अच्छी होती है, चाहे वो कैटरेक्ट हो, चाहे ग्लूकोमा हो, या फिर जो है नसें सूख जाती हैं, कॉर्निया की और भी कई तरह की आँखों में आंसू नहीं बनने की बहुत तरह की आँखों की समस्याएं हैं। और उन सारी समस्याओं का समाधान हमने आयुर्वेद के द्वारा किया है, योग के द्वारा किया है। योग में तो हम बेसिकली प्राणायाम कराते हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा, और जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनको हम शीर्षासन और सर्वांग आसन भी करवा देते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको दोनों आसन करने में असुविधा होती है। आंखों का एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट भी बताते हैं। दृष्टि आई ड्रॉप और भी बहुत प्रकार की महात्रिफलाघृत है, आमल के रसायन, सप्तामृत, लोह मुक्ता, शुक्ति भस्म, इस प्रकार की औषधियाँ भी करवाते हैं। पंचकर्म में अक्षय तर्पण देते हैं, योग में त्राटक करवाते हैं। तो पंचकर्म, षटकर्म और आयुर्वेद की अलग अलग उपचार की पद्धतियों को अपनाते हुए और योग करवाते हुए हमने लाखों करोड़ों लोगों को आँखों की भी नई दृष्टि दी है और जीवन में भी नई दृष्टि दी है। यहाँ ये ओपीडी की व्यवस्था है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, हर दिन यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और उनके लिए ओपीडी, आईपीडी से लेकर के पूरे एकोमोडेशन की व्यवस्था है। यूँ तो पतंजलि योगपीठ में करीब 10,000 लोग ठहर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण, पतंजलि योगपीठ द्वितीय चरण, फेज 1, फेज 2 और योगाग्राम सब मिलाकर के एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक व्यवस्था खड़ी की है, जिससे कि पूरे देश से, दूर दराज से तड़पते बिलखते जो रोगी आते हैं उनके हम उपचार की व्यवस्था जितना हो सके अधिकतम उनकी हम मदद कर सकें। गरीब लोगों को जिनके पास में दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क उपचार की भी व्यवस्था हमने की है। यहाँ पतंजलि आश्रम में एक व्यवस्था दी है हमने वाल्मीकि आश्रम की। वहाँ पर करीब हर दिन 1000 लोग रह सकते हैं, करीब 5000 लोग निःशुल्क भोजन करते हैं और सैकड़ों लोग निःशुल्क चिकित्सा का लाभ लेते हैं। जो समर्थ हैं उनसे जो लागत मात्र शुल्क है वो लिया जाता है, जिससे कि चिकित्सा सेवा सहयोग इसलिए लिया जाता है कि हम गरीब लोगों की मदद कर सकें, समर्थों से हम सेवा लें और असमर्थों की हम सेवा करें। ये पतंजलि की आईपीडी है। यहाँ मेरे पीछे आप पुरुषों का जनरल वार्ड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में महिलाओं का जनरल वार्ड है, राइट साइड में बच्चों का है और इसके ऊपर लोगों के लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था है। यहाँ सामान्य व्यक्ति से लेकर के, गरीब से लेकर के और समर्थ व्यक्ति तक सभी लोग आते हैं और यहाँ से चिकित्सा लाभ पाते हैं। ये 3 मंजिला भवन है। इस तरह के
लगभग 2-3 यहाँ पर बिल्डिंगें हैं जहाँ पर लोगों के लिए आईपीडी की व्यवस्था है। आईपीडी, ओपीडी और पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज आयुर्वेद की एक समग्र व्यवस्था जिसमें पंचकर्म, षटकर्म से लेकर के माने सामान्य उपचार से लेकर के एक एडवांस उपचार की व्यवस्था यहाँ पर पतंजलि में दी गई है। और इसके पीछे एक ही मकसद है कि रोगी को लाभ दिया जाए, चाहे वो सामान्य रोग हो, चाहे उसका रोग कितना ही जटिल से जटिल हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग का हो या अमीर हो। तो सामान्य रोगों से लेकर के जटिल रोगों से लेकर के असाध्य रोगों के सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ पतंजलि योग पीठ में की है। योग, आयुर्वेद से लेकर के वैदिक संस्कृति के जितने भी पहलू हैं उन सब के ऊपर कार्य हो रहा है। यहाँ प्रतिदिन योग होता है, बहुत बड़ी पीछे यज्ञशाला है, वहाँ यज्ञ होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ कार्य कर रहे होते हैं आयुर्वेद के। आईपीडी, ओपीडी से लेकर के योग रिसर्च डिपार्टमेंट भी, वहाँ पे हम आपको ले चलेंगे। और आयुर्वेद कॉलेज, ये आप मेरी जो दाहिनी तरफ देख रहे हैं, यहाँ आयुर्वेद कॉलेज है, उसका भी आपको पूरा दर्शन करवाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज। यहाँ लगभग 500 विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था है और पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के पीछे बॉयज हॉस्टल है और उसके जो है दूसरी तरफ ये बेटियों के लिए गर्ल हॉस्टल है। और एक खास बात यह है कि पहला बैच यहाँ से तैयार हो चुका है, बीएमएस विद्यार्थी बन चुके हैं, प्राचीन शब्दों में बोले तो आयुर्वेदाचार्य हो चुके हैं और सतत ये प्रक्रिया जारी है। यूँ तो 500 विद्यार्थियों की यहाँ पढ़ने की व्यवस्था है और अभी पतंजलि विश्वविद्यालय में भी पूरे देश भर से विद्यार्थी आ रहे हैं, उसको भी बहुत बड़ा मूर्त रूप यहाँ पर हम दे रहे हैं। महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी की आयुर्वेद की पावनी परंपरा योग की तरह विश्वव्यापी बने। जैसे योग को पूरे विश्व में गौरव मिला है, ऐसे आयुर्वेद को पुनः विश्व में गौरव मिले। यद्यपि एलोपैथी में कुछ बीमारियों का तात्कालिक इलाज है, वह भी करीब 200 वर्ष पुरानी एक बहुत ही साइंटिफिक चिकित्सा पद्धति है इमरजेंसी के लिए और खास करके ऑपरेशंस के लिए ठीक है। लेकिन चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, आर्थराइटिस, अस्थमा हो, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर हो, किसी भी रोग को वो कंट्रोल तो कर देते हैं एलोपैथी में, क्योर नहीं कर पाते। आयुर्वेद से हम बीमारियों का 100% निराकरण करते हैं, उसको नियंत्रित करने के साथ साथ 100% निराकरण करने की प्रक्रिया केवल आयुर्वेद में। हम चाहते हैं कि सभी लोग रोग मुक्त, तनाव मुक्त, दुख दरिद्रता मुक्त, सुखी संपन्नता और प्रसन्नता के साथ जीवन जिए और वह केवल संभव है हमारी वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार। वह योग आयुर्वेद की सात्विक जीवन पद्धति से जब हम जिएंगे तभी हम 100 वर्ष तक निरोगी होकर के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और शांतिमय जीवन जी सकते हैं। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का ये सारा अनुष्ठान पंच महायज्ञों, चतुर्वर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की हमारी पावनी सत्य सनातन आर्य वैदिक हिंदू परंपरा इसी दृष्टि को लेकर के है। हमारा पूरा दर्शन, हमारा पूरा सिद्धांत, हमारी पूरी सत्य सनातन वैदिक ऋषि परंपरा इसी बात पर आधारित है कि हमारा जीवन सब प्रकार से सुखमय हो, भौतिक जीवन में भी हम समृद्धि के शिखर पर हों और आध्यात्मिक जीवन में हम समाधि के शिखर पर हों, माने भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। एक ऐसा हमारा जीवन हो जहां पर किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार की दरिद्रता ना हो। इसी संकल्प के साथ पतंजलि योगपीठ इन सेवा के अनुष्ठानों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।
योगपीठ का योग रिसर्च डिपार्टमेंट है। डॉक्टर सरले टेलिस जो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है योग के फील्ड में, और हमने ये रिसर्च पब्लिकेशंस के नाम पर सैकड़ों रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में ऑलरेडी पहले से प्रकाशित हो चुके हैं। आपको पूरा रिसर्च सेंटर दिखाते हैं। ये उसका एक विभाग है। ऐसे अनेक प्रकार से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर ये रिसर्च की जाती है। लोगों के हाथों की ग्रिप्स कैसी है, उनका वेट क्या है, उनके हार्ट की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, बीएमआई से लेकर के बॉडी मास इंडेक्स से लेकर के फिर अलग अलग प्रकार से हमारे स्नायुओं पर, हमारे मांसपेशियों पर, हमारी नसनाड़ियों पर, हमारे मस्तिष्क पर और हमारे इमोशंस पर किस तरह से योग असर करता है, उसको मापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सब फैकल्टी हैं, और हमारे यहाँ पर जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं वो एक पूरी वैज्ञानिकता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ ये इस रिसर्च के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो प्राणायाम करते समय ब्रेन में जो मस्तिष्क में जो परिवर्तन आते हैं और किस तरह से व्यक्ति का योग के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका यहाँ पर मापन करते हैं और यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं। उधर पेशेंट को बिठा देते हैं, प्राणायाम करवाते हैं। तो एक एक कपालभाति का स्टॉक लगाते हैं, एक एक बार अनुलोम विलोम करते हैं, एक एक बार में, फिर उसके 5 मिनट के एक राउंड में, 10 मिनट के, 15 मिनट के राउंड में उनके भीतर क्या परिवर्तन आते हैं उसको यहाँ पर मापते हैं। ये ऑटोनॉमिक फंक्शन टेस्ट के लिए एक लेबोरेटरी है जिसमें हमारे हार्ट से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के जो फंक्शंस हैं उसको यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। योग कराते समय, प्राणायाम कराते समय, ध्यान कराते समय जो जो चेंजेस आते हैं उनको अलग अलग तरह से मॉनिटरिंग करके पूरा साइंटिफिकली किस तरह से हमारे भीतर योग के द्वारा परिवर्तन आते हैं उनको मापने के लिए ये अलग अलग प्रकार के साधन यहाँ पर किए गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि योग के हम प्रभाव को वैज्ञानिक रीति से मापन करके पूरी दुनिया को ये बता सकें कि योग एक मात्र कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग कोई मजहबी विद्या नहीं है, यह पूरी तरह से एक विज्ञान है। ये पतंजलि का प्राच्य शल्य चिकित्सा व अनुसंधान केंद्र है। जैसे हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा होती थी, महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक हैं, और शल्य चिकित्सा में हमने बेसिकली जो क्रिटिकल केसेस हैं, चाहे वो पाइल्स के हैं, फिशर के हैं, फिस्टुला के हैं, हर्निया के हैं, क्रिटिकल केसेस को यहाँ पर लिया है और सैकड़ों इस तरह के केसेस को हमने पूरी तरह से क्योर किया जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी जो बिगड़े हुए केस थे, चाहे वो मेदांता के हैं, चाहे वो एम्स के हैं, चाहे पीजीआई के हैं, अलग अलग जगहों के जो बिगड़े हुए केस थे वो यहाँ पर हमने ठीक किए। यहाँ क्षार सूत्र की व्यवस्था है और क्षार सूत्र, अपामार्ग आदि के अलग अलग जो क्षार होते हैं उनसे ये धागे तैयार किए जाते हैं और उसमें जो मस्से होते हैं बवासीर के, खास करके फिस्टुला, उसको बांधा जाता है। उसकी एक ये प्रक्रिया है, इसके अंदर वो क्षार सूत्र तैयार किए जाते हैं आयुर्वेद की पूरी पद्धति से। यहाँ एक ऑपरेशन के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, दूसरी ऑपरेशन की यहाँ पर व्यवस्था है। अलग अलग ये ऑपरेशन थिएटर हैं हमारे, यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है और उसके लिए सारे व्यवस्थाओं को बहुत ही साइंटिफिकली यहाँ पर अरेंज किया गया है। यहाँ पर एक पूरी व्यवस्था है कि यहाँ पर सारे औजार रखे गए हैं, उनको बहुत ही शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, एक एक रोगी को बहुत गंभीरता के साथ हमारे वैद्य यहाँ पर चिकित्सा देते हैं, उपचार देते हैं। और अभी तक हजारों हजारों रोगी 2009 से लेकर के अब तक कई हजार रोगी यहाँ पर पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जा चुके हैं। और अब एक बहुत लंबी लाइन है यहाँ पर शल्य चिकित्सा कराने वाले रोगियों की, और
लोगों को ऐसा लगता था कि सर्जरी तो केवल मॉडर्न साइंस में ही है, चाहे मेडिसिन है या सर्जरी है या डेंटल है या आंखों की नेत्र चिकित्सा है, ये सारे जो आज डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं मेडिकल साइंस में, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी बहुत बड़ी साइंटिफिक व्यवस्था हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले ही की थी। जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के अंतर्गत हार्ट के ऑपरेशन और कैंसर की तमाम सर्जरियों की व्यवस्था होती है, और जो बहुत क्रिटिकल रोगी होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। तो हमारे आयुर्वेद में सुपर स्पेशलिटी के रूप में पंचकर्म, षटकर्म, शल्य चिकित्सा के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अभी हम आपको यहाँ पंचकर्म चिकित्सा के बारे में थोड़ा बताएंगे। यहाँ लेडीज और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आप ये दाहिनी तरफ में देख रहे हैं, ये महिलाओं के लिए पंचकर्म की यहाँ पर व्यवस्था है। ये सारी हमारी बहनें हैं जो काफ़ी वर्षों से सेवा दे रही हैं, थेरापिस्ट हैं। यहाँ दिन भर में सुबह से शाम तक, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अभी पंचकर्म के लिए एक बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर हमेशा रहती है, और इस फैकल्टी को हम और बड़ा कर रहे हैं। यद्यपि पंचकर्म षटकर्म की व्यवस्था हमने योगग्राम में भी की हुई है, वहाँ पर अभी लगभग 700 व्यक्ति प्रतिदिन अपना उपचार करवा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो 3-3, 4-4 महीने लोगों को वेटिंग में रहना पड़ता था। उस व्यवस्था को योगग्राम में भी बड़ा किया है। पहले 300-400 लोगों के लिए व्यवस्था थी, अभी वीवीआईपी व्यवस्था से लेकर के आम लोगों के उपचार के लिए भी करीब 700 लोगों की फैकल्टी वहाँ तैयार की है, और वहाँ पर भी पंचकर्म विभाग अलग से है। यहाँ पर ये महिलाओं का डिपार्टमेंट था। मेरे दाहिनी तरफ अभी ये पुरुषों के लिए पंचकर्म की यहाँ पर व्यवस्था है, और इसमें अलग अलग रोगों में, खास करके स्किन रोगों में, जो है नर्वस सिस्टम की जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, जिनको डिप्रेशन होता है, उनको यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ये व्यवस्थाएं दी जाती हैं। यहाँ पर उनको जो अक्सर आप लोग देखते हो विजुअल्स के तौर पर, ये उनको सिरोधारा देते हैं, फिर कहीं अक्षी तर्पण करते हैं, तो कहीं पर उनको बॉडी में मसाज करते हैं अलग अलग प्रकार से। और जो है ये इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? सेरेब्रल एट्रोफी है। तो ऐसे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जो है अलग अलग रोगों के हिसाब से उनको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि जो असाध्य रोग हैं उनको आराम मिल सके। क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, उनको आयुर्वेद से विशेष उपचार दिया जा सकता है। प्राणायाम भी करते हो बेटा? प्राणायाम भी क्या करो, हाँ, ये जो होता है ना, ये और ये प्राणायाम भी करोगे। और देखो, सब तो ये मसाज आदि तो कर ही रहे हैं आपकी, है ना। इससे अलग अलग प्रकार से नर्वस सिस्टम को, मसल्स को, बोन्स को, पूरा अंदर के सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। हाँ? आपकी माता पिता हैं? हाँ। कितने दिनों से करवा रहे हैं? 4-5 दिन से करवा रहे हैं। हाँ। ऐसे रोगों में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन कंटिन्यू कुछ चीजें आप लोग सीख लेना, घर में भी करना, है ना। और इसको आयुर्वेद की औषधियां भी देना, प्राणायाम भी कराना, और ये षटकर्म का जो यहाँ पर करवाया जाए उसकी प्रैक्टिस आगे बढ़ाना। ठीक है। आशीर्वाद। नमस्ते। ये अलग अलग प्रकार के क्वाथ हैं जिनसे रोगियों को स्टीम देते हैं। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, अलग अलग प्रकार की चिकित्साएं दी जाती हैं। और जो है यहाँ उड़द का आटा आदि लगा करके फिर अक्षय तर्पण आदि किया जाता है।
त्रिफला घृत आदि से। तो ये सारी व्यवस्था प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर थी। पंचकर्म की ये स्टीम देते हैं, जैसे ये इस तरह की स्टीम दी जाती है। अक्सर लोग घरों में जो स्टीम आदि लेते हैं तो उसमें पूरा आदमी अंदर घुस जाता है। स्टीम की बहुत आवश्यकता है। शरीर जब पूरा जकड़ जाता है, खास करके अर्थराइटिस हो जाता है, बैकएक हो जाता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें बड़ा लाभ करता है स्टीम। लेकिन ये स्टीम अलग तरह से दी जाती है नेचुरोपैथ में और आयुर्वेद में, पंचकर्म में। तो इसमें गर्दन बाहर होती है, पूरा शरीर अंदर होता है। सिर में स्टीम नहीं लगती, आंखों में स्टीम नहीं लगती, क्योंकि आंखों में और सिर में स्टीम लगने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, बल्कि हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए सिर को अलग रखा जाता है। पूरे शरीर को अंदर से पूरी स्टीम मिलती है। इसके अंदर पूरा स्टीम यहाँ से जा रही है। ये अलग अलग प्रकार के क्वाथ ऐसे पकाए जाते हैं और उन क्वाथों से जो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों की वाष्प निकलती है, उसके द्वारा ये उपचार दिया जाता है। हमारे एनआरआई हैं, नंदन से आए हुए हैं, किस जगह से हैं? अच्छा अच्छा, हाउसले से। आपसे मिलकर बहुत बहुत मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, आशीर्वाद दे दिया मैंने यहीं से। खुश रहो। ऐसे बहुत से एनआरआई पेशेंट्स और अलग अलग देशों के भी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आकर के अपना उपचार लेते हैं। आप ये डब्बे में देख रहे हैं, ये जलोका बोलते हैं इसको संस्कृत में, आम भाषा में इसको जोंक बोलते हैं। चल रही है इसके अंदर, इसका खाना भी इसके अंदर डाला हुआ है। तो जिन रोगियों को रक्त विकार होते हैं खास करके, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उन रोगियों को ये जोंक उनके पैरों में जहाँ भी तकलीफ होती है वहाँ इसको चिपका दिया जाता है। वैसे भी जोंक लग जाती है तो पता ही नहीं लगता, इतने सलीके से, इतने होशियारी से यह हमारा खून पीती है। तो जो एक तरह से खराब खून है उसको पिलाने के लिए आयुर्वेद में बहुत प्राचीन व्यवस्था है। और इनसे किसी तरह की कोई हानि ना हो तो इसके लिए जोंक को भी कोई शोधन करते हैं। क्या करते हैं, जब वो पानी पी लेती है वो, उसका इसका बमन कराने का मेथड लिखा हुआ है कि उल्टे हाथ से उसका पूंछ पकड़नी है और हल्के हाथ से उसे आगे की तरफ, तो जो भी वो ब्लड पिए होती है वो सब निकाल देते हैं। डिस्टलाइज करते हैं इसको। इसकी एक खासियत और है स्वामी जी कि ये सिर्फ जितना इम्प्योर ब्लड होगा बस वही चूसेगी, जहाँ शुद्ध आएगा अपने आप छूट जाएगी। तो ये दूषित रक्त का ही पान करती है और शुद्ध रक्त आने पर उसको पीना बंद कर देती है। और फिर रक्त पीने के बाद इसका भी शोधन किया जाता है, उसकी भी प्रक्रिया है। तो अलग अलग प्रकार से ये पंचकर्म की पूरी व्यवस्था पतंजलि योगपीठ में और योगग्राम में की गई है रोगियों के लिए। रोगियों को जब चिकित्सा परामर्श दे दिया जाता है उसके बाद से यहाँ से औषधियाँ प्राप्त करते हैं। यहाँ हर प्रकार की आयुर्वेद की जो औषधि है, वटी हैं, भस्म हैं, चूर्ण हैं, अवलेय हैं, पाक हैं, उन सारी औषधियों को यहाँ से रोगियों को आरोग्य के लिए दिया जाता है। नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के अलावा जिंदगी की ज़रूरत का हर सामान पतंजलि की ओर से आपको दिया जाता है। माने आटा, नूडल्स से लेकर के जो बच्चे हैं वो लेना चाह रहे हैं, क्या ले आओगे आप? नटखट बिस्किट लेंगे। नटखट बिस्किट ले हो, नटखट खाते हो आप? नटखट तो खाना, लेकिन नटखट मत बनना है। तो यहाँ सब बिस्किट से लेकर के और जो भी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के, और माने मैं 3 शब्दों में बोलूं, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड एंड नेचुरल कॉस्मेटिक, सब कुछ यहाँ पर है। आप दाहिनी तरफ ये सारे फूड के प्रोडक्ट्स देख रहे हो, माने मुरब्बा से लेकर के, म्यूसली से लेकर के, और सब मसालों से लेकर के, सब गोल से लेकर के, घी से लेकर के, सब चीजें, जूस, एप्पल का जूस और बाकी सभी तरह के जूस, पांचाक, नमकीन कई प्रकार के हैं जो हेल्दी नमकीन है, जैसे बिनोला के तेल में मूंग की दाल बनाई है, अलग अलग प्रकार की दालें हैं, आयोडीन युक्त नमक है। अब बाजार में 18 से 20 रुपए का नमक मिलता है, लेकिन ये पतंजलि का नमक, पतंजलि आयोडीन नमक, ये आपको 12 रुपए का मिलता है। मैंने 1 किलो पर 6 से 8 किलो आपको बच जाते हैं। और ऐसे नमकीन के तौर पर ये मूंग दाल है। अब ये इतनी अच्छी नमकीन है और इसको बिनोला, कपासिया के तेल में, कॉटन सीड का जो ऑयल होता है उसमें इसको पकाया गया है। और ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के कैंडीज हैं, आंवले का अचार है, हरड़ का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, सेब की चटनी, और ये सब प्रकार के पाचक, आम की कैंडी, बेल की कैंडी, सब प्रकार के, फिर एप्पल जैम है, गोवा जैम है, फ्रूट जैम है, अलग अलग प्रकार के। ये फिर साबुन है, मुल्तानी मिट्टी से लेकर के
और अलग अलग प्रकार के सब शैम्पू हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक जिन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, वॉशिंग पाउडर से लेकर के, डिश वॉश से लेकर के और फेस वॉश से लेकर के, बालों के तेल से लेकर के, हर चीज़ यहाँ पर है। सब प्रकार के शैम्पू हैं। तो हमारा एक ही संकल्प है कि देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे, और जितना हो सके आप कोशिश कीजिए आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें। लोग पता नहीं कैसे कैसी कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं। हमने एलोवेरा जेल से लेकर के, मॉइस्चराइजर क्रीम से लेकर के, और जो आप ब्यूटी के लिए अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उसमें एंटी रिंकल, ब्यूटी क्रीम, डेंटल क्रीम, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ। यहाँ पतंजलि की अन्नपूर्णा की सेवा है। हर रोज करीब 5 से 10 हजार लोग यहाँ पर आते हैं और प्रसाद पाते हैं। जो समर्थ लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एक सहयोग राशि तय की गई है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए वाल्मीकि आश्रम में यहाँ करीब 5 से 10 हजार लोगों के लिए फ्री फूड की व्यवस्था है, फ्री एकोमोडेशन की व्यवस्था है। हमारा एक ही मकसद है, जो समर्थ हैं वो सेवा करें और जो असमर्थ हैं उनको हम सेवा दे सकें। तो यहाँ पर यद्यपि जो रोगी हैं उनके लिए तो खिचड़ी से लेकर के जैसे जैसे उनको शाक सब्जियां फूड बताया जाता है उस तरह की व्यवस्था है, लेकिन रोगियों के जो साथ आते हैं वो लोग भी जो है यहाँ पर स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं। यहाँ लाइन लगी हुई है जलेबी खाने वालों की। बच्चे हैं और तुम बीमार तो नहीं हो ना? तो ये बीमार नहीं है, क्योंकि बीमारों के लिए जलेबी की व्यवस्था नहीं है और ये बाकी के लिए जलेबी की व्यवस्था है। तो ये गाय के घी की बनी हुई जलेबी है। जो इधर पतंजलि पीठ आते हैं जलेबी खा के भी जाते हैं और जलेबी लेके भी जाते हैं। अभी हम खड़े हैं पतंजलि के स्वामी शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं नर्सरी की बहुत ही दिव्य और भव्य बिल्डिंग, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे। और उसके साथ ही है ये राजीव दीक्षित भवन, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत, पांचों संगठनों का ये केंद्रीय मुख्यालय है। और यहाँ से हमारे सेवाव्रती भाई और संगठन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना एक एक क्षण पूरा जीवन देश, धर्म, संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया, वो सब भाई बहन इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर ये वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ की हमारी जो पूरी कल्पना है वो इस संकल्प के साथ है कि यहाँ पर ऐसे भाई बहन रहें जो रिटायर्ड तो हो गए हैं लेकिन अभी टायर्ड नहीं है। पहले हमारे वानप्रस्थ की जो संकल्पना थी वो इस बात को लेकर के थी कि हम 25 साल तक ब्रह्मचर्य का जीवन जिए, 25 से 50 साल तक पुरुषार्थ करते हुए गृहस्थ आश्रम में हम समृद्धि और विवेकपूर्ण सुख का उपभोग करते हुए, वेदानुकूल आचरण करते हुए और 50-60 साल के बाद हम वानप्रस्थ का जीवन जिए, अर्थात फिर हम समाज को लौटाएं। पहले शक्तियों का अर्जन किया, फिर समृद्धि, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का उपभोग किया। पुनः जीवन में तप करने के लिए और सेवा करने के लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हुआ करते थे। ऐसे भाई बहन
जिनमें विशेष क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो आकर के शिक्षा को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, योग, आयुर्वेद और वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को लेकर के जो ये सेवा का काम चल रहा है, इसमें अपना योगदान दें। ऐसे भाई बहन यहाँ पर रह रहे हैं और भी भाई बहनों को हम आमंत्रित करते हैं कि आपने अपने लिए तो बहुत कुछ किया, देश, धर्म और संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, समष्टि के लिए, भगवान के लिए, अपने जीवन में पुण्य कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए आप वानप्रस्थ में आइए। हमारे हर एक परिसर में यज्ञशाला अवश्य होती है, क्योंकि योग के साथ कर्मकांड के रूप में हम यज्ञ को ही सर्वोपरि मानते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपराएं, चाहे पंच महायज्ञ हैं, चाहे चतुर्वर्णाश्रम धर्म है या 16 संस्कार हैं, सब यज्ञ और योग पर ही टिके हुए हैं। यह पतंजलि योगपीठ का महर्षि वाल्मीकि आश्रम। हम सब महापुरुषों को समान रूप से गौरव देते हैं, इसलिए महर्षि पतंजलि के साथ साथ हमने महर्षि वाल्मीकि जी को भी गौरव दिया। हमारा सैद्धांतिक रूप से यह मानना है कि कोई भी महापुरुष किसी जाति, मजहब का नहीं होता। महापुरुष इस समष्टि के कल्याण के लिए होते हैं। और हम तो गाते भी हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, जाति पंथ के बंधन तोड़ो, राष्ट्रवाद स्वीकार करो। माने जो एक चारों तरफ देश में जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर जो दीवारें खड़ी हो गई, उनको हम तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर करीब 350 कमरे हैं और 350 कमरों के साथ साथ यहाँ 25 बड़ी डॉर्मेटरीज हैं और 2 बड़े हॉल हैं। करीब कुल मिलाकर के 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ प्रतिदिन आवास और उनके भोजन की व्यवस्था है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसमें 4 मंजिला ये भवन है और इसमें करीब मैंने कहा 1000 लोग आराम से ठहर सकते हैं। बहुत विशाल काय है चारों ओर से। और ये सामने है संत रविदास लंगर। माने कुछ लोगों ने कहा कि ये तो दलितों के संत हैं, किसी ने कहा ये वाल्मीकियों के संत हैं। महर्षि वाल्मीकि सबके हैं, संत रविदास सबके हैं। और यहाँ पर 2 बार भोजन होता है। करीब 5 से 10 हजार श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन भोजन प्रसाद लेते हैं और बहुत उत्तम क्वालिटी का भोजन होता है। जैसा हमारे घरों में हम भोजन बनाते हैं, वैसा ही हम यहाँ जो भी श्रद्धालु, रोगी हरिद्वार के इस पुण्य भूमि पर इस तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं, उनको पतंजलि की ओर से हम ये सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। यह है पतंजलि का सेवा सदन। सेवा करने वाले भाई बहन यहाँ उनके आवास की व्यवस्था की गई है और हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। माने हमारा एक ही सिद्धांत है, हम सेवा करने वालों को कर्मचारी नहीं मानते, उनको कर्मयोगी मानते हैं, उनको परिवार का एक सदस्य मानते हैं। और चाहे सेवा कोई छोटी कर रहा है, बड़ी कर रहा है, टाइप ऑफ वर्क एंड साइज ऑफ वर्क, टाइप ऑफ नॉलेज एंड साइज ऑफ नॉलेज, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम दिव्यता के साथ करें और उसको भगवान की सेवा मान करके करें, तो वो हमारा कर्म भगवान की पूजा हो जाता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, हमारी कर्म ही हमारी पूजा है। चाहे हम कृषि कार्य कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, व्यापार कार्य कर रहे हैं, हम जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं, सब कर्म हम भगवान को अर्पित करके करें। यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। चलो।
हम इस समय आ गए हैं आचार्य कुलम में। जहाँ भी हम खड़े हैं ये बालिकाओं के लिए परिसर है और दूसरे परिसर में आपको ले चलेंगे वो बालकों के लिए है। हम आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों को समान रूप से गौरव देते हैं। एक तरफ हमारे बच्चों को नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल, वो सब कुछ जो उनको एक विश्व नागरिक, वर्ल्ड सिटीजन बनाता है, वो सारा नॉलेज उनको चाहिए। आधुनिक ज्ञान विज्ञान में वो पूरी तरह निष्णात हो। और दूसरी तरफ उनको वो संस्कार मिले, उनको वो विचार मिले। क्योंकि आजकल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, धार्मिक असहिष्णुता तो कहीं देश में नहीं बढ़ रही है। मैं ऐसा मानता हूं, देश में धार्मिक नहीं, वैचारिक और राजनीतिक असहिष्णुता बढ़ रही है। सबसे बड़ी दरिद्रता है वैचारिक दरिद्रता। इसलिए हम शिक्षा और संस्कार दे करके बच्चों का अभ्युदय और निश्चय सिद्ध करना चाहते हैं। हम ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं। सबको बनाने वाला तो भगवान है, लेकिन उनको शिक्षा दे करके, ज्ञान दे करके उनमें शुभ का आधान करना और मानव से महामानव उनको बनाना, पुरुष से महापुरुष उनको बनाना, दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व तैयार करना। अब देश का नेतृत्व ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में तैयार नहीं होगा। अब देश का नेतृत्व आचार्य कुलम में तैयार होगा, वैदिक गुरुकुलम में तैयार होगा, पतंजलि विश्वविद्यालय में तैयार होगा। वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के इस दिव्य संगम से दिव्य और भव्य भारत बनेगा। अभी इसके बाद आपको ले चलते हैं आचार्य कुलम के दूसरे प्रखंड में जो बालकों के लिए है। शिक्षा के स्वदेशीकरण और भारतीयकरण की संकल्पना का मूर्त रूप है यह आचार्य कुलम। महर्षि दयानंद सरस्वती के सपनों को साकार करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसी हरिद्वार की पुण्य भूमि पर बनाया था। शिक्षा के क्षेत्र में दो महापुरुषों ने आधुनिक भारत में सर्वाधिक कार्य किया। एक का नाम था स्वामी श्रद्धानंद और दूसरे थे महामना मदन मोहन मालवीय जी। एक ने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया काशी में और दूसरे स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बनाया। उसी गुरुकुलीय परंपरा के साथ में आधुनिकता को जोड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ वैदिक शिक्षा, हमारे आचार्य कुलम के 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो सामान्यतः जो पंडित लोग नहीं जानते, विद्वान लोग नहीं जानते, उनसे ज्यादा उनको वैदिक शिक्षा दीक्षा का बोध है। और उनको हम सामान्य व्याकरण से लेकर के संस्कृत भाषा से लेकर के दर्शन, वेद, उपनिषद, वेद वेदांगों के बारे में इतना कुछ बता देते हैं। सुबह से शाम तक उनकी पूरी दिनचर्या में वेद रचे बसे हैं। वो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी राष्ट्रभाषा जो हमारी है और अपनी अपनी मातृभाषा, इन 4 भाषाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। खाली भाषा का ही बोध नहीं, वो ज्ञान विज्ञान में, आधुनिक शिक्षा में नंबर 1, वैदिक शिक्षा में नंबर 1। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, हमें नॉलेज में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, फिटनेस में, कैरेक्टर में, जीवन का क्षेत्र में नंबर 1 रहना है और भारत को नंबर 1 बनाना है। और इसी संकल्प के साथ हम यहां बच्चों को तैयार करते हैं। सुबह, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं 5वीं 6ठी क्लास के, वो 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक वो एक आदर्श दिनचर्या का पालन करते हैं। उनके जीवन के अभ्यास ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। हमारे आचार्य कुलम का, गुरुकुलम का
पतंजलि विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता, नक्सलवादी नहीं हो सकता, बेईमान नहीं हो सकता, दुराचारी नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आदमी जो कुछ करता हो तो माइंडसेट से करता है ना। हम बच्चों का माइंडसेट ऐसा बना देते हैं। हम यहां उनको पहले ही दिन से बताते हैं, जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसे हमारी भावनाएं इच्छाएं होती हैं, और जैसे हमारी भावनाएं इच्छाएं होती हैं वैसे हम जीवन में कर्म करते हैं, और जैसा हम कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है। तो समझ, विचार, इच्छाएं, भावनाएं, कर्म और कर्म का फल, बस यही तो है जिंदगी इन 5 शब्दों में। खैर, तो ये आचार्य कलम हमारा एक बहुत बड़ा सपना है कि भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, उसकी शुरुआत शिक्षा के परिवर्तन से होगी। आज मनुष्य के लिए विकास की तो बात की जा रही है, मनुष्य का विकास कहां होगा? वो आचार्य कुलम में होगा, वो वैदिक गुरुकुलम में होगा, वो पतंजलि विश्वविद्यालय जैसे आधुनिकता और आध्यात्मिकता को साथ साथ लेकर के चलने वाले शिक्षा संस्थानों में होगा। जब भारत ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च था, जब भारत ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था विश्व का, तब भारत जगत गुरु था, विश्व गुरु था, परम वैभवशाली था। हम एक ऐसा ही दिव्य भव्य भारत बनाना चाहते हैं जो आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व का पुनः नेतृत्व करे। उसकी आधारशिला है यह आचार्य कुलम। जैसे हमारी शिक्षा और संस्कार होंगे, जैसे हमारे स्वभाव होंगे, आदतें होंगी, वैसे तो हमारा जीवन होगा। तो यहां बच्चों को उत्तम शिक्षा, संस्कार दे करके उनके स्वभावों को दिव्य बनाया जा रहा है, उनके जीवन को दिव्य बनाया जा रहा है। और दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व जब इस देश को मिलेगा तब निश्चित रूप से भारत बहुत आगे बढ़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, भारत का नेतृत्व अब ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज विदेशी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में या देश के कॉन्वेंट स्कूलों में तथाकथित अंग्रेजी स्कूलों में तैयार नहीं होगा। देश का नेतृत्व वो आचार्य कुलम जैसी शिक्षा संस्थानों में तैयार होगा, क्योंकि हम बच्चों को यहां वो शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं जिससे कि वो मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन सकें, वो युग प्रणेता बन सकें, वो पूरे विश्व को अपने ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा से प्रकाशित कर सके। क्योंकि एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य छुपा हुआ है, उसी को जगाने का हम काम कर रहे हैं। यहाँ आचार्य कुलम में एक एक क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सोशल, स्पिरिचुअल, कोई भी सेक्टर हो, एक एक क्षेत्र में एक एक व्यक्ति भी जब दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व के गुण लेकर के तैयार होगा तो निश्चित रूप से ये दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे क्या बन जाती है हमारी, वैसे हमारे क्या बन जाते हैं, संस्कार, सोच। तो सोच बोलो, स्वभाव बोलो, आदत बोलो, हॉबी बोलो, प्रैक्टिस बोलो, अभ्यास बोलो, हाँ? और अलग अलग भाषाओं में कोई अलग अलग वर्ड आता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज आई कि सबसे बड़ी चीज क्या है जिंदगी में, विचार। सबसे बड़ी चीज क्या है? जैसे विचार होंगे एक तो मन बोलो उससे, वैसे ही उससे हमारे भीतर केमिकल्स निकलते हैं, फिर उससे हम रिएक्ट करते हैं। आज आपको एक बात ये बताइए हमने कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, विचार। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? तो अच्छा आप सब बताओ इस ईमानदारी से बोलो, आपके मन में कभी बुरे विचार आते हैं? ईमानदारी से बोलो, कभी कभी यहाँ आपको क्यों पढ़ाते हैं? अच्छे ही विचार रहे, अच्छे विचार कैसे होंगे? बुरे विचारों की फ्रीक्वेंसी हम स्टार्ट ही नहीं करते। वो चीज स्टार्ट कर दोगे ना, आजकल किसी कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करना हो तो आजकल पेड़ पौधे जो बहुत कम मिलते हैं तो उसको किस टेक्नोलॉजी से उनको बढ़ाते हैं?
केमिकल से बढ़ा दोगे, एक कोई पौधा है उसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? इसका एक छोटा सा टिश्यू ले लो और टिश्यू कहीं किसी का बीज होगा, बीज से बीज बढ़ जाएगा, ठीक है। और बीज भी नहीं होता किसी किसी पौधे में, तो बीज भी नहीं होता, फिर इसका क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर। क्या करते हैं? फिर एक टिश्यू से कितने बना देते हैं? अनेक टिश्यू बना देते हैं, एक बीज से अनेक बीज बना देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको, ठीक है। अब किसी का बीज ही नहीं होता, आगे बढ़ेगा क्या? बोलो। तो गलत विचार का बीज ही अपने दिमाग में, इसलिए आपको कुछ चीजें बताते हैं कि यहाँ चोरी करना मना है, नहीं करना, किसी को हिंसा वायलेंस नहीं करना, झूठ, ये इतनी सी बातें हैं और कुछ बहुत लंबी कहानी नहीं है, पूरी जिंदगी यही है लाइफ, इसी में सब कुछ है। अच्छी बातें भूल जाते हैं और बुरी बात भूल नहीं पाते हैं। बुरी बात याद रह जाती है और अच्छी बात, ये भी बड़ी समस्या है। बुरी चीजों में आकर्षण बढ़ा है, ग्लैमर बढ़ा है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अहपीतम मुखम। आप पढ़ते हो ये यजुर्वेद के 40 अध्याय में ईशोपनिषद में भी है ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितम मुखम सत्या कामा अन्यथा। ये जो ना झूठ ना ऐसा जबरदस्त होता है, इसमें ग्लैमर बड़ा जबरदस्त होता है, ग्लैमर ग्लैमर। चलिए अब 3 बातें बताइए आपको, थॉट, इमोशन है, ये थॉट कैसे पैदा होते हैं आगे बताओ। चलो लास्ट, ये थॉट कैसे पैदा होते हैं? चलो भाई, चलो थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? हमारे थॉट कैसे बनते हैं? जैसा हमारा आदत हो वैसा हमारा विचार। वो तो विचार के बाद तो आदत बन जाएगी। इस शुरुआत कहाँ से होती है? थॉट प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आप बताओ, बैठो, कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जब हम ऐसी चीज को होते हुए देखें तो हमें भी मन करता है कि हम भी वो एक बार करके देखें। एक तो ये विचार बताया गया हम आपका, ध्रुव ने बताया कि कोई चीज को हम देख लेते वहां से थॉट पैदा हो जाते हैं, कोई चीज को देखने से। अच्छा, जैसा देखते हैं वैसे क्या बनते हैं हमारे थॉट्स। इसका मतलब अच्छी चीज देखनी चाहिए, बुरी चीज, इसलिए आपको क्या बोला जाता है? अच्छी चीजें देखो, बुरी चीजें, क्योंकि जैसा देखोगे वैसे क्या बनेंगे? विचार, थॉट्स बनेंगे। चलो एक बात तो ये हो गई, क्या हो गई? तो आप लोगों ने ये सोच लिया कि आपको बुरी चीज नहीं देखनी। अच्छा, ये भी 18 साल तक सब गलत काम करने की, कोई व्यक्ति कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसा बोला जाता है। 18 साल तक कोई भी गलत काम मत करो, ऐसा बोलते हैं। कोई भी गलत काम मतलब बुरी चीज देखो, पोर्न फिल्म होती है, गंदी गंदी अश्लील फिल्में, फिर और क्या होता है? बीड़ी सिगरेट शराब मत पियो, कोई भी गलत काम मत करो, 18 साल तक मत करो। 18 साल तक बाद में क्या बोलते हैं? फिर आप समझदार हो गए, आप निर्णय खुद ले सकते हो, तो 18 साल तक रोकते हैं आपको यहाँ कुछ चीजों से रोकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना। क्यों रोकते हैं? क्योंकि अभी आपके थॉट्स पूरे प्योरीफाइड नहीं हुए, आप अभी पूरी तरह से कुछ चीजों के बारे में ठीक से डिसीजन नहीं ले सकते। हर एक वो एक दूसरी बात है। दूसरा किसी विचार पढ़ते हैं आप, सामूहिक रूप से बताओ, दूसरा किस चीज से पढ़ते हैं? जैसा हम देखते हैं, फिर दूसरा उत्तर आया कि जैसा हम सुनते हैं, और जैसे माहौल होता है, जैसा माहौल माने वातावरण माने इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे हमारे क्या बन जाते हैं? थॉट्स। तो यहाँ आपको इन्वायरमेंट दिया जाता है, सुबह उठने का, ये चीज करने का, योग करने का, अच्छी बातें देखने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए बोला जाता है। ये क्यों करवाया जाता है ऐसा? क्यों करवाया जाता है ऐसा? इससे हमारे विचार अच्छे होंगे। इससे आपके विचार अच्छे होंगे। अच्छा, तो समाज में गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है? लोग देखते गलत, सुनते, समाज का वातावरण, 3 चीजें तय हो गई। ये अभी आपने सबने माना है ये बात, इसको याद रखना जिंदगी में, भूलना मत। मैंने बोला था ना, अच्छी बातें भूल जाते हैं और बुरी बातें याद रहती है, उनको भूल नहीं पाते। तो
आपने अभी बताया कि हमारे तो विचार बनते हैं देखने से, सुनने से, वातावरण से, और एक विचार से दूसरा विचार बनता है। जैसे बीज से बीज बनता है। एक विचार स्टार्ट हो गया कहीं से भी, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? सोचने से भी होता है, देखने से। इसलिए तो बुरा विचार मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरे वातावरण में। और बताओ और क्या करना विचार के? कैसे हमारे विचार? फिर जो हमारे बड़े बुरी बात बोलते हैं, हालांकि बड़े बुरी बात नहीं बोलते हैं, बट फिर भी जो गंदे लोग होते हैं वो तो बोलते ही हैं, और फिर से हम जो बोले हुए तो हम सुनते हैं और फिर हम उससे दोबारा से बोलते हैं, तो वो हमारे बुरी विचार जाते हैं। एक साइकिल बता रहे हैं कि जैसे हम कोई हमारे जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, हम जिसको हम बड़ा मानते हैं, वो लोग बुरा बोलते हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है, माँ बाप दोनों एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। आप लोग कभी माता पिता कभी आपस में झगड़ा करते हैं? ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट का। आपके माता पिता कभी झगड़ा ही नहीं करते? उसके करते हैं कभी कभी। आपके टीचर से एक दूसरे से कोई नाराज नहीं होते? माता पिता को प्रोटेक्ट। हमने कहा कि माता पिता कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते? माता पिता नहीं होते? किसी के नहीं होते होंगे। सारे टीचर्स क्या नाराज होते हैं? सारे नहीं होते। सारे टीचर्स भी नाराज नहीं होते, सारे माता पिता भी एक दूसरे से नाराज। क्योंकि माता पिता नाराज होते हैं तो बच्चों में भी क्या पड़ जाती है नाराज होने की? माता पिता झगड़ा करते हैं तो बच्चों में झगड़ा करने की। झूठ बोले, गुरुजी झूठ बोले या मैं झूठ बोलूं तो आप में भी क्या पड़ जाएगी? झूठ बोलने की। माता पिता एक दूसरे पर हाथ उठाएं तो हमारी भी एक दूसरे पे क्या पड़ जाती है? हाथ उठाने की। सीधी सी बात है, इसमें क्या बात? अच्छा ये बताओ, क्या हमने इस समाज में बुरा नहीं देखा? बोलो नहीं है ना, चारों तरफ दिखता ही है ना। जब पूरी दुनिया घूमते हैं तो दिखता ही है। चलो आप यहाँ आचार्य क्लब में रहते हो, आपको नहीं दिखता, मुझे तो दिखता है। समाज में बुरा देखते भी हम, और चारों जब हम रास्तों में चलते हैं तो इतनी गंदी गंदी आवाजें भी आती रहती है, गालियां भी सुनते रहते हैं, गंदे गाने भी सुनते रहते हैं, लेकिन हम उसको अडॉप्ट नहीं करते, वो अलग बात है। तो हम बुरा देखते भी हैं, बुरा सुनते भी हैं, पूरे वातावरण को भी चारों तरफ अनुभव करते हैं। बुरा वातावरण तो है ही ना समाज में, कितने गंदे गंदे काम होते हैं। आप लोग कभी कभी थोड़ा बहुत मिल जाते देखते हो, थोड़ा सा लगता रहता है कितने गंदे गंदे काम होते हैं। तो फिर भी हमारे ऊपर एक असर नहीं होता। आपने अभी बोला था कि जैसा वातावरण होता है, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, और जिस माहौल में रहते हैं, जिस घर में, जिस संस्था में रहते हैं, वैसे क्या बन जाते हैं हमारे। फिर तो गलत माहौल में भी हमारे विचार तो गड़बड़ नहीं हो रहे। तो ये बात बता रहे ध्रुव, क्या नाम? सौम्य जी बता रहे हैं कि स्वामी जी आपके विचार क्या हो गए? दृढ़ हो गए, ध्रुव हो गए, मजबूत हो गए। ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा जीना है, ऐसा नहीं जीना, ऐसे तय कर लिया, डिसीजन ले लिया। आप लोग कैसे कर सकते हो? अभी क्यों नहीं कर सकते? ऐसे कर सकते हो। हम बचपन से ऐसे करते हैं। हाँ, हम बचपन से ऐसे, हमारे माता पिता से पूछ लेना, चाहे हमारे गुरुजी से पूछ लो, सबको किसी से पूछ लो। हम बचपन से ऐसे, इसलिए आपको बचपन से कैसा बनना है? ऐसे बनना है। आपके ऊपर पहली बात तो यह है कि अपने को बुरे वातावरण में जीना, लेकिन कहीं बुरी चीज हो रही हो तो उनसे प्रभावित भी, बुरी चीजें देखनी नहीं है। लेकिन कोई लोग बुरी चीजें देख रहे भी हो, बुरी चीजें समाज में हो भी रही हो, तो भी उनसे प्रभावित। अच्छा चलो, ये तो आपने बताया एनवायरनमेंट हो गया, देखना सुनना हो गया, और किससे बनते हैं हमारे विचार? बोल। सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी में तो एनवायरनमेंट आ गया, और बताओ। हाँ आप बताओ। बोलने से आदत पड़ेगी, विचार तो नहीं बनेगी। वो बोलने से तो गलत आदत, गलत संस्कार पड़ेंगे।
आप लोग यहाँ सुबह से शाम तक जो पढ़ते हैं उससे विचार नहीं बनते आप लोग? बोलो। जैसा आप स्टडी करते हो वैसे विचार बनते कि नहीं बनते? तो फिर आप कहेंगे स्टडी करना तो देखने में क्या आ गया? देखने का मतलब एक जनरल विजुअलाइज करते हैं चीजों को। जैसा हमारा ज्ञान होता है, बड़ा शब्द है, जैसा हमारा ज्ञान होता है, जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा हमारा विचार, वैसे हमारी इच्छाएं। तो हमारा नॉलेज राइट होना चाहिए कि रॉन्ग? इसलिए आपको यहाँ कौन सी एजुकेशन देते हैं? वैदिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन मिलनी चाहिए कि रॉन्ग? क्योंकि यदि एजुकेशन हमारी रॉन्ग होगी तो विचार भी कैसे होंगे? तो एक आपके जैसा आप पढ़ते हो वैसे क्या बनते हैं आपके? इसलिए गलत चीजें पढ़नी, एक हो गया देखना, एक हो गया पढ़ना। पढ़ना और देखने में फर्क है ना। देख तो रहे मैं सबको, पढ़ थोड़ी रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज को मैं पढ़ता हूँ। आप यहाँ क्या क्या पढ़ते हो? साइंस, कुछ साइंस। अब आपके साइंस के बारे में कैसे विचार होंगे? जैसा आपको साइंटिफिक नॉलेज मिला है वैसे आपको साइंस के बारे में विचार हो जाएगा। हिस्ट्री के बारे में आपके विचार कैसे होंगे? जैसे आपने पढ़ा है। लैंग्वेज के बारे में कैसे विचार होंगे? आपसे पूछें संस्कृत अच्छी है कि बुरी? क्यों? क्योंकि आपने संस्कृत को उस दृष्टि से पढ़ा है। जो चीज को आप जैसा पढ़ते हो, लैंग्वेज के बारे में, किसी हिस्ट्री के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में तो आपके विचार होते हैं। मैथमेटिक्स अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। किसी किसी को बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उसे कहते हैं ठीक ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मीडियम है। हाँ। तो जैसा हम पढ़ते हैं वैसे क्या हो जाते हैं हमारे विचार। और एक और चीज बहुत बड़ी छुट्टी हुई है, कोई भी बताओ। स्टडी हो गई, देखना सुनना सोचना हो गया, बहुत हो गया। और एक और बात बताओ मैं जिससे विचार बनते हैं, तो इन्वायरमेंट भी हो गया। कर्म तो फिर वो लास्ट चीज आ गई ना, नॉलेज, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। तो जैसे कर्म करते हैं वैसे भी विचार बनते हैं। ये आंशिक मतलब उसका एक पार्ट है। जैसे हम कर्म बार बार करते हैं वैसे भी वो, लेकिन इसमें एक कड़ी छुट्टी भी है। और कुछ बता बैठ बात बताइए आप। हाँ जी, क्या नाम है? शशिकांत बोल रहे हैं। जैसा हम खाना खाते हैं, जैसा आहार वैसा विचार। चलो इसके लिए ताली बजा दो। एक बात छूट गई। जैसा आप आहार लेते हैं, आप किसी को मांस खाओगे तो आपके विचारों में पूर्णता आ जाएगी। इसलिए युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भक्ति होगा। चलो हाँ। क्या नाम बेटा? निमिषा। निमिषा कह रही है कि यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी ध्यान से भी हमारे विचार बनते हैं। ये भी अच्छी बात कही है, योग से भी विचार हमारे बनते हैं। इसके लिए भी एक बार लौटा है ताली बजाओ। तो योग करते हैं ना, तो उससे भी डिवाइन थॉट्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, रॉन्ग थॉट्स का प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसी को प्रभाव और अप्यय बोलते हैं योग की भाषा में। बहुत बड़ी बात कही है इस गुड़िया ने। अभी बहुत ज्यादा कितनी पढ़ी है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5th में ही है। ये तो हमारे पहली सिपाही है। जो इसके लिए तो दोबारा ताली बजाओ। योग का काम क्या है? योग का काम है बुरे विचारों को खत्म करना, अच्छे विचारों को पैदा करना। अपने आप ऑटोमेटिक होता है। इसमें क्या बात है? इसका बड़ा प्रभाव होता है। डिवाइन इंट्यूशन से मेडिटेशन, डिवाइन नॉलेज देता है। डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन प्लेजर, डिवाइन पीस, सब कुछ अंदर से आता है। ये बहुत बड़ी बात कही है। चलिए, हमारे बच्चे बहुत होशियार है। एक और बात बच गई। परिस्थिति, ठीक है, जैसी परिस्थिति होती है वैसे भी हमारे फिर विचार बनते हैं। तो कहते हैं भाई मैं तो गलत नहीं करना चाहता, लेकिन परिस्थिति ऐसी होगी इसलिए गलत विचार आ गए मन में और कर दिया है। बुभुक्षिता है कि न करोति पापम, और भूखा था इसलिए गलत काम हो गया। अच्छा एक बात मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात को पहले गौर से सुनो। पहले सुनो कि आतंकवादी क्यों बन जाते हैं?
आतंकवादी अपने आप बन जाता है क्या? क्या देनी पड़ती है उसमें? क्या देते हैं? तो जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है, तो कितनी बड़ी बात है, जैसी ट्रेनिंग उसमें एक गुड़िया ने बताया था, तो पीछे लास्ट में तो बैठी हुई है कि जैसा हम करते हैं वो एक पोर्शन था कि वो उसका बाद का पोर्शन है, थॉट्स इमोशन एक्शन, लेकिन जो बार बार करते हैं, बार बार जो सिखाते हैं वो लिसनिंग का, लेसन का एक पार्ट है, सीखने का एक पार्ट है। आपको जैसे मैंने बोला ना, जैसा ज्ञान वैसे विचार, जैसे विचार वैसी भावनाएं, जैसे भावनाएं वैसी कर्म। लेकिन ये ट्रेनिंग जो नॉलेज है ना, उसका एक पार्ट है खुद पढ़ना, और दूसरा उसको दूसरे हमसे, एक तो पढ़ के हमारे विचार बनते, नॉलेज, एक हमको जैसे करवाते हैं ना, जैसे आपसे रोज क्या करवाते हैं आप? और क्या करवाते हैं आपको? और क्या कराते हैं? सब चीजों, ये क्या हो रही है आपकी? ये क्या हो रही है? ये सब ट्रेनिंग। आतंकवादी किससे बनते हैं? ट्रेनिंग से। डॉक्टर किससे बनते हैं? ट्रेनिंग से। तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए क्या खराब? अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। अच्छी बात क्या लगनी चाहिए? बुरी बात क्या लगनी चाहिए? फिर अच्छी बात करनी चाहिए, बुरी बात से बचना चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। अच्छा, भगवान की कहा है, एक बात पूरी हो गई, आज आपकी बहुत बड़ी बात पूरी करवाई मैंने, ये मेरा बहुत बड़ा लेसन है। मैं बड़ों को समझाता हूँ तो बहुत देर लग जाती है, आप बच्चे हो, आपने बड़ों से भी जल्दी समझा इस बात को, तो मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ और आप अपने लिए करेंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे। अगली बात, एक ट्रेनिंग पूरी हो गई। भगवान जी कहाँ है? हर जगह कैसे है? मेरे अंदर भी है, आप में भी है, हमारे भीतर भगवान। और कर्म कौन करते हैं? हम करते हैं, भगवान भी। समझ में नहीं आ रहा, बन सब बताओ, इसको उत्तर दो। हाँ चलो आप बताओ। कर्म हम करते हैं लेकिन भगवान हमारी करते हैं। चलो, एक अच्छा उत्तर दिया, भगवान हमारी सहायता करते हैं। क्या सहायता? हमें कर्म करने के लिए क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, और विवेक देते हैं, बुद्धि और शक्ति दे देते हैं। जोरदार ताली बजाओ, अच्छा उत्तर दिया। तो कर्म तो हम करते हैं, हमें कर्म करने के लिए ज्ञान कौन देते हैं? भगवान। ज्ञान है, नॉलेज है, इमोशंस, प्रेरणा है, ज्ञान, प्रेरणा। इसलिए रोज क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान, हमें सद ज्ञान दो, सद विवेक दो, सद भावना दो, सद प्रेरणा दो, सद बुद्धि दो। रोज गायत्री मंत्र पढ़ते थे, ये तो बोलते हो, धियो यो नः। तो हमें कैसी बुद्धि देना? अच्छी बुद्धि देना। धियो धिया न प्रचोदयात्। तो अच्छा, तो कर्म हम करते हैं, और कर्म करने की ज्ञान, कर्म करने की शक्ति, प्रेरणा कौन देता है? तो फिर करता हम हुए कि भगवान जी हुए? सोच के बताओ। ज्ञान भगवान दे रहे हैं, प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, शक्ति भगवान दे रहे हैं, करता भगवान हुए क्या? कैसे? कर्म हम कर रहे हैं, कर्म करने की शक्ति भगवान ने दी, ज्ञान भगवान ने दिया, प्रेरणा भगवान ने दी, धरती भगवान ने बनाई, आकाश भगवान ने बनाया, हमारे माँ बाप को भगवान ने बनाया, हमें को भगवान ने बनाया, तो करते कैसे? स्वामी जी, भगवान ने हमें बनाया, पर जो हम काम करेंगे तो करता तो हम कहलाएंगे, जो हम कर्म करेंगे। यद्यपि करता हम कहलाते हैं, लेकिन सब करने की शक्ति कौन देता है? इसी को बोलते हैं ज्ञान। यही ज्ञान योग है कि करने की शक्ति सब कौन दे रहा है? भगवान। तो अकर्ता होकर के करना, यही सच्चा ज्ञान है।
अच्छा, एक बात तो ये है कि देखो इसमें दो चीजें हैं, एक है कर्म का फल, एक है कर्म का परिणाम और प्रभाव। ठीक है, तो कर्म का जैसे बगदादी जो कर रहा है ना, उसको भी अनेक जन्मों तक ऐसी गोलियों से बमों से उठना पड़ेगा। जो हम करते हैं उसका फल किसको मिलेगा? उनको मिलेगा। कर्म का प्रभाव क्या क्या पड़ता है पता है आपको? है? सारी चीजें जाकर के कर्म में खत्म होती हैं। जैसे आपको सारी चीजें बताई है, क्या बताया? नॉलेज, ट्रेनिंग, इन्वायरमेंट, सुनना, देखना, जो भी है सब, आहार, सबका फल किस, फिर इससे क्या बना हमारा विचार, उससे क्या बना हमारी भावनाएं, इच्छाएं, फिर उससे हमने क्या किया कर्म, कर्म, और कर्म के बाद आगे का क्या है? कर्म का फल। आप लोग पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे तो डिग्री मुझे मिलेगी आपको? बताओ, कर्म का फल आपको तो मिलता ही है, लेकिन आप पढ़ करके दूसरों को पढ़ाओगे कि नहीं? जो भी आपने अचीव किया वो दूसरों को उसको शेयर करोगे कि नहीं, बांटोगे कि नहीं? तो आपको तो उसका फल मिलना ही है। जो आप करोगे उसका फल किसको मिलेगा? लेकिन उसका प्रभाव और परिणाम सबको भी मिलेगा। तो आज की बात को पूरा करते हैं, और आज आपको जो बात बताई इसको कहाँ भी जाके बताना? घर पे भी जाके बताना। आज आपको 5 बातें बताई। पहले अंडरस्टैंडिंग, थॉट्स, इमोशन, एक्शन। ठीक है, ये 4 बातें बताई, और फिर एक्शन के बाद क्या? कर्म फल। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, है ना? अपने कर्मों का ख्याल रखो। योग करोगे तो योग का फल मिलेगा, यज्ञ करोगे तो यज्ञ का फल, पढ़ोगे तो पढ़ाई का फल, जल्दी उठोगे तो जल्दी उठने का फल, और देर से उठोगे तो देर से उठने का फल। तो जल्दी उठने का फल तो पता है सबको, जल्दी उठने से फिर आप एक्सरसाइज ठीक से कर लेते हो दिनचर्या। देर से उठने का फल क्या है? ये उसका फल है। दारू पीने का फल क्या है? नशा। दूध पीने का फल क्या है? सब ये तो फल है। जो भी करोगे उसका क्या मिलेगा? फल। गाली दोगे तो उसका भी फल, किसी का सम्मान करोगे उसका भी, किसी का अपमान करोगे उसका भी क्या मिलेगा? अपमान का फल क्या है? बोला भाई, ये तो सीधी सी बात है। हम आप किसी का अपमान करेंगे तो हमारे भी क्या होगा? दूसरे का सम्मान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो जो हम करते हैं उसका फल तो मिलता ही है ना, इतनी सी बात है। तो ये 5 बातें आप, ऐसी बहुत सी चीजें तो आप घर पे जाते हो तो सिखाते ही हो सबको, ये 5 बातें भी सबको सिखाना, बताना। इसलिए आप लोगों को यहाँ तैयार कर रहे हैं, आपको यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। ये ट्रेनिंग किसके लिए दे रहे हैं? आप वो ट्रेनिंग आगे औरों को भी दो। जैसे आप ट्रेनिंग दोगे तो वैसे ही तो सोसाइटी के अंदर फिर वैसे ही तो अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही थॉट्स, वैसे ही इमोशंस, एक्शंस, तभी तक अच्छी दुनिया बनेगी। तो ये आपको पूरी जिंदगी का सार बता दिया, ठीक है? तो सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है।